हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज को। देख सकते हो 10 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेज है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको इन सबको एक एक करके यार तैयार जरूर करना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं 10 सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेज को। तो देखो देखते हैं। अगर हम बात करें जो क्लास 12th इंग्लिश का पेपर होगा, तो जो क्लास 12th इंग्लिश का पेपर होगा उस पे कितने इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं पहले ये आपको बता दें। देखो, आपको कम से कम 5 या 6 इडियम्स एंड फ्रेजेज एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, 5 या 6 इडियम्स एंड फ्रेजेज मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 3 करने होंगे। ठीक है, 5 या 6 दिए जाएंगे, इनमें से जो भी 3 आपको आते हो उनको आपको करना है और 3 से एक एक नंबर मिलेंगे, जिससे आपको 3 नंबर टोटल मिलेंगे, जाके 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये 3 मार्क्स आपको दिलाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और आज हम इन सभी इंपॉर्टेंट को देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले आप बात करें कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में क्या होता है। देखो, आपको सबसे पहले पेपर में इस टाइप से दे दिया जाएगा, जैसे ऑल इन ऑल। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसका अर्थ बताना होगा। ठीक है, जैसे ऑल इन ऑल मिला तो उसका अर्थ होता है होल एंड सोल। अभी पूरा समझाएंगे, सबसे पहले ये समझो ये है क्या। ठीक है, ऑल इन ऑल मान लो आपको पेपर पे दिया गया, तो ये एक इडियम्स है। आपको इसका क्या करना है, सबसे पहले इसका अर्थ डिफाइन करना है। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ होगा होल एंड सोल। ठीक है, फिर आपको उसके बारे में एक सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो बस इतना करना होता है, आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आप समझो कैसे करना है। आपको मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसे जरूर तैयार करना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। पहला नंबर है ऑल इन ऑल। ठीक है, आपसे कहा गया ऑल इन ऑल, आपको ये मिल जाएगा। तो आपको इसका अर्थ कैसे समझना है, कहा गया ऑल इन ऑल, जो मतलब सभी तरह से हो। ठीक है, मतलब जो सबसे ऊपर हो, ऑल इन ऑल। ठीक है, जो सबसे ऊपर हो उसे क्या कहा जाएगा, सर्वे सर्वा। ठीक है, जैसे कि होल एंड सोल। ठीक है, होल एंड सोल का मतलब सर्वे सर्वा, मतलब जो सबसे ऊपर हो। आप देखो, आपको एग्जाम्पल से समझाए कैसे होल एंड सोल या ऑल इन ऑल में सर्वे सर्वा होगा। ठीक है, देखो, आपको एक चीज याद रखना है, जब सेंटेंस बनाओ तो सेंटेंस में इसका यूज करना है और आपको समझाना है इसका पूरा अर्थ। देखो, जैसे हमने लिखा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, हमने क्या लिखा, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं, डीएम को, जो डीएम साहब होते हैं उनको कहते हैं। तो द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो ऑल इन ऑल होते हैं किसके, डिस्ट्रिक्ट के। डिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है जिला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब होता है, जिला। तो मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने जिले के क्या होते हैं, ऑल इन ऑल होते हैं। ऑल इन ऑल होते हैं मतलब सर्वे सर्वा होते हैं। आपको पता है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट के क्या होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं, उन्हीं के अधीन पूरी डिस्ट्रिक्ट होती है। ठीक है, तो वही चीज कहा गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा सिंपल। आपको इसका थोड़ा सा अर्थ बता देना, ऑल इन ऑल का मतलब क्या होगा। ऑल इन ऑल का मतलब है सर्वे सर्वा, अर्थात होल एंड सोल। फिर आपको क्या करना, उसके बारे में एक सेंटेंस से आपको इसको पूरा समझाना है, और सेंटेंस में क्या यूज करना, ये वाला, ये नहीं यूज करना, यूज ये करना ऑल इन ऑल को। देखो, हमने लिखा द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज ऑल इन द डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का ऑल इन ऑल होता है। ऑल इन ऑल का मतलब सर्वे सर्वा होता है, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में उसी का राज्य होता है। ठीक है, ये समझ सकते हो। तो ये पहला नंबर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसे जरूर तैयार कर लेना। अब आगे के देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इतना तो समझ में आया क्या करना है इडियम्स और फ्रेजेस में। सिंपल ये मिलेगा, इसका अर्थ लिखो और एक सेंटेंस इस पे बना के लिख दो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। आप देखते हैं अगला, तो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका। आप देखो और देखते हैं इसके जो आगे के हैं। ठीक है, तो देखो, अगला नंबर है एट सिक्सेज एंड सेवेंस। ये वाला भी बहुत बार पूछा गया है, कह रहा है एट सिक्सेज एंड सेवेंस। इसी से आप अर्थ समझ सकते हो, मतलब एट सिक्सेज एंड सेवेंस अर्थात किसी चीज को तितर बितर करना या सामान को फैला देना। ठीक है, जैसे इसका हो सकता है इन डिसऑर्डर। ठीक है, एट सिक्सेज एंड सेवेंस का अर्थ होगा इन डिसऑर्डर, मतलब कि तितर बितर करना या तितर बितर होना। जैसे किसी सामान को या किसी वस्तु को तितर बितर कर दिया जाए। ठीक है, मतलब फैला दिया जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका हमने सेंटेंस भी लिखा, योर चिल्ड्रेन केम इन टू माई रूम, मतलब आपका बच्चा मेरे रूम में आया, एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स, और मेरी जितनी भी बुक्स थी उनको लेफ्ट किया, और एट सिक्सेज एंड सेवेंस लास्ट में लिख दिया गया, मतलब कि जितनी भी बुक मेरे कमरे पे रखी थी उन सारी बुकों को क्या कर दिया उसने, तितर बितर कर दिया। मतलब योर चिल्ड्रेन केम टू माई रूम, मतलब आपका बच्चा मेरे कमरे में आया और उसने मेरी जितनी भी बुक्स थी उनको क्या किया,
एट सिक्सेज एंड सेवेंस कर दिया, अर्थात उनको फैला दिया या उनको तितर बितर कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से समझ सकते हो एट सिक्सेज एंड सेवेंस। तो आपको इसका केवल अर्थ इतना लिखना है, इन डिसऑर्डर। ठीक है, इन डिसऑर्डर मतलब कि तितर बितर करना या सामान को फैला देना या अलग अलग फेंक देना, किसी टाइप से समझ सकते हो। तो योर चिल्ड्रेन केम इन टू माई रूम, मतलब आपका बच्चा मेरे रूम में आया, एंड लेफ्ट ऑल माई बुक्स एट सिक्सेज एंड सेवेंस, और मेरी जितनी भी बुक्स थी उन्हें क्या कर दिया, तितर बितर फैला दिया। ठीक है, तो ये चीज समझ गए। इस टाइप से आपको पूरा लिखना है, पहले इसका अर्थ लिखो फिर इस पे सेंटेंस लिख दो। देखो ऑल इन ऑल कहाँ, ये आपका इतना ये प्रयोग हुआ है एट सिक्सेज एंड सेवेंस। ठीक है, मतलब आपको इसी इडियम्स का प्रयोग करके आपको एक सेंटेंस के द्वारा इसे समझा देना है, ये वाला नहीं आपको लिख देना। ठीक है, कि एट सिक्सेज एंड सेवेंस की जगह इन डिसऑर्डर लिख दो, ये नहीं करना, केवल आपको ये अर्थ बताने के लिए रखना है, और आपको ये जो सेंटेंस लिखोगे इस पे केवल ये वाला प्रयोग करना है। ठीक है, अगला नंबर देखो, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, ये दो टाइप से पूछा जाता है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड पूछा जाए तब भी वही यही होगा पूरा, और ए बोन ऑफ कंटेंशन पूछा जाए तब भी यही, दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आते हैं। ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, पहले इसका समझो, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा या विवाद। ठीक है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़ा या विवाद, लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और कंटेंशन, कंटेंशन का भी मतलब होता है विवाद, विवाद या झगड़ा। ठीक है, तो देखो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहा जाए तब भी उसका मतलब होगा झगड़े की जड़, और ए बोन ऑफ कंटेंशन कहा जाए तब भी उसका मतलब होगा झगड़े की जड़। ठीक है, मतलब झगड़े की जड़ है जो, तो ए एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब झगड़े की जड़, ए बोन ऑफ कंटेंशन तब भी झगड़े की जड़। तो इसको क्या लिखोगे, कॉज ऑफ क्वेरल, कास का मतलब जड़ और क्वेरल का मतलब झगड़ा, तो झगड़े की जड़। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, कॉज ऑफ क्वेरल। और सेंटेंस कैसे लिखा गया, कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर है वो क्या है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, अर्थात लड़ाई की जड़ है या झगड़े की जड़ है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इस वाले ये वाला पेपर पे आता है तो ये वाला आपको प्रयोग करना है, ये वाला आता है तो बोन ऑफ कंटेंशन कर देना है। ठीक है, जो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है इसकी जगह क्या कर दोगे, बोन ऑफ कंटेंशन। ठीक है, ये यूज में ले लेना, मतलब अगर ये वाला पेपर पे आता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड तो आपको अर्थ लिखना है पहले कॉज ऑफ क्वेरल, और सेंटेंस में लिखना है कश्मीर इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अगर ये वाला आता है ए बोन ऑफ कंटेंशन तो भी आपको ये लिखना है कॉज ऑफ क्वेरल, लेकिन सेंटेंस में क्या करना है, कश्मीर इज द बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये थे दूसरा और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखते हैं अगला। ठीक है, तो यार अगर चैनल पे न हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और वीडियो को भी लाइक कर लेना, तो स्क्रीनशॉट लो इसका। आप देखो अगला चौथा नंबर और पांचवा नंबर देखते हैं। तो देखो अगला है एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन। तो देखो इसका अर्थ समझने के लिए अगर डैगर्स की बात करें तो डैगर्स मीन्स होता है खंजर, खंजर के समझ सकते हो, चाकू समझ सकते हो। ठीक है, तलवार समझ लो, कुछ भी समझ लो, डैगर्स मीन्स खंजर होता है। ठीक है, और ये जो ड्रॉन होता है, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। ठीक है, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना, डैगर्स का मतलब खंजर होता है, ड्रॉन का मतलब खींचना, मतलब खंजर खींचना, अर्थात घोर शत्रुता, मतलब बहुत शत्रुता है बीच में। ठीक है, तभी तो खंजर निकल रहा है। ठीक है, तो एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होगा बिटर इनमीज, मतलब घोर शत्रुता, मतलब उनके बीच में क्या है, घोर शत्रुता है, वो बहुत बड़े दुश्मन है, बिटर इनमीज है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा एट डैगर्स ड्रॉन का, बिटर इनमीज, घोर शत्रुता। तो इसका सेंटेंस हमने लिखा, राणा प्रताप एंड अकबर वेयर एट डैगर्स ड्रॉन विद ईच अदर, मतलब राणा प्रताप और अकबर क्या है, राणा प्रताप और अकबर के बीच में क्या है, घोर शत्रुता थी ना, तो वही चीज लिखा गया, राणा प्रताप एंड अकबर वेयर एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या हुआ, यही घोर शत्रुता। आपको यही चीज यूज करना है, ये वाला ना यूज कर देना। ठीक है, जो आपको इडियम्स दिए गए उसी को सेंटेंस में यूज करना है, ये केवल अर्थ बताने का काम करता है। ठीक है, तो यही चीज लिखना, राणा प्रताप एंड अकबर वेयर एट डैगर्स ड्रॉन, मतलब उनके बीच में घोर शत्रुता है। ठीक है, विद ईच अदर मतलब दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला नंबर देखो, अगला है ऑल एंड सन्ड्री। ऑल एंड सन्ड्री का क्या मतलब होता है, ऑल एंड सन्ड्री का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन। ठीक है, मीनिंग देख लेना, यहाँ पे ना समझ में आ रही हो तो डिस्टिंक्शन ये होती है। ठीक है, तो डिस्टिंक्शन होता है, तो एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन मतलब बिना किसी भेदभाव के, मतलब सभी को, बिना कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा, माई फादर इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री, मतलब मेरे पिताजी ने इन्वाइट किया, अर्थात क्या किया, इन्वाइट किया, ऑल एंड सन्ड्री मतलब बिना किसी भेदभाव की या हर किसी को, ऑफ द लोकेलिटी टू द मैरिज पार्टी, मतलब मेरे पिताजी ने मैरिज पार्टी में लोकेलिटी अर्थात इलाके के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के इन्वाइट किया, किसमें, मैरिज पार्टी में। तो सिंपल
ऑल एंड सन्ड्री का यहाँ पे क्या मतलब है, हर किसी को या बिना किसी भेदभाव के सभी को, ठीक है, सबको बुलाया, किसी को ये नहीं कि भेदभाव हो उसमें, ठीक है। तो इसका ऑल एंड सन्ड्री का मतलब हुआ एवरीवन विदाउट डिस्टिंक्शन, या कह सकते हो बिना किसी भेदभाव के। तो माय फादर इनवाइटेड ऑल एंड सन्ड्री ऑफ द लोकेलिटी टू दी मैरिज पार्टी। तो देख सकते हो, इनको भी नोट कर लो। अब चलते छठवें और सातवें नंबर की तरफ। आप देखो आगे जो छठवां और सातवां नंबर है, तो देखो छठवां नंबर क्या है, एन एप्पल ऑफ वंस आई। एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब वंस आई मतलब किसी की आंखों का तारा, ठीक है। वंस आई, एन एप्पल ऑफ वंस आई मतलब किसी की आंखों का तारा, ठीक है। तो सिंपल लिख सकते हो वेरी डियर मतलब बहुत प्रिय। वेरी डियर का मतलब बहुत प्रिय अर्थात आंख का तारा, ठीक है। आंख का तारा का कैसे मतलब समझोगे, जैसे मान लो, देखो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है सुधीर। सुधीर किसी लड़के का नाम है, सुधीर द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। सुधीर जो है अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, ठीक है। हमने देखो यहाँ पे इस इडियम का प्रयोग किया, इज तो हो ही गया, एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, वंस की जगह क्या कर दिया, मदर्स आई, ठीक है। तो मतलब सुधीर जो है अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, इसलिए वह अपनी माँ की आंखों का तारा है, ठीक है, मतलब बहुत प्रिय है, ठीक है। तो सिंपल ये चीज हुआ, एन एप्पल ऑफ वन साई का मतलब आंख का तारा या बहुत प्रिय, ठीक है। आंख का तारा कहो या बहुत प्रिय कहो, इसलिए हमने कहा वेरी डियर, आंख का तारा या बहुत प्रिय। तो सुधीर एक लड़के का नाम है, द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। सुधीर अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है, इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई, इसलिए यह अपनी माँ का क्या है, आंखों का तारा या माँ का बहुत प्रिय है, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया ना ये वाला। अगला देखो एन एक्स टू ग्रिंड, ठीक है। एन एक्स टू ग्रिंड का क्या मतलब हो जाएगा, आपका एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होगा अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला, ठीक है, जो अपना स्वार्थ सिद्ध करे, या कह सकते हो स्वार्थी हो जो, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, पर्सनल इंड टू सर्व, मतलब पर्सनल का मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला, ठीक है। तो एन एक्स टू ग्रीन का मतलब हो जाएगा पर्सनल इंड टू सर्व अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला। तो देखो पीपल डू नॉट ट्रस्ट मतलब लोगों पर विश्वास, ट्रस्ट का मतलब विश्वास नहीं करना चाहिए, दोज मतलब उन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जिनको एन एक्स टू ग्रीन मतलब सिंपल ये समझ सकते हो, एक्स टू ग्रीन का क्या मतलब है, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाला। तो मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक ठीक है। सिंपल इसका अर्थ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से कि मतलब उन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले होते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, कभी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो सिंपल ये एन एक्स टू ग्रीन का मतलब पर्सनल इंड टू सर्व अर्थात अपना स्वार्थ सिद्ध करना, पीपल डू नॉट ट्रस्ट मतलब उन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ठीक है। उन लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो कि अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को भी नोट कर लो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चलते आगे, आप देखो आगे देखते हैं, ठीक है। आठवां और नौवां नंबर बचा है। अगला आठवां नंबर है, देखो एट द 11th आवर, ठीक है। एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट समय पे या अंतिम समय पे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। एट द लास्ट मोमेंट मतलब अंतिम क्षण पर या अंतिम समय पर, ठीक है। देख सकते हो इसका सेंटेंस, इफ यू बेगिन योर स्टडीज एट द 11th आवर यू कैन नॉट श्योर बी टू पास, मतलब कि यदि तुम अपनी स्टडी को शुरू करते हो एट द 11th आवर मतलब अंतिम समय पर, यदि तुम अपनी स्टडी को अंतिम समय पर शुरू करते हो तो यू कैन नॉट श्योर बी टू पास, मतलब इसमें कोई कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि तुम पास हो जाओगे। यदि तुम अपनी स्टडी को एकदम अंतिम समय पर शुरू करते हो तो इसमें कोई आप श्योर नहीं हो सकते कि आप पास होगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि इफ़ यू बिगिन योर स्टडी एट द 11th आवर अर्थात एट द 11th आवर का क्या मतलब होगा, अंतिम समय पर, ठीक है। तो इसका ये सेंटेंस हो गया। अगला है एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है पास में, ठीक है। नियर कह सकते हो, नियर मीन्स पास में, ठीक है। तो एट अ स्टोन्स थ्रो का क्या मतलब होगा, नियर पास में, ठीक है। तो देखो योर अंकल लिव्स एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, मतलब कि आपके जो अंकल है वो लिव्स अर्थात रहते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस मतलब आपके अंकल मेरे घर, माई हाउस मतलब मेरे घर के बहुत नियर या पास में रहते हैं। एट अ स्टोन थ्रो का क्या मतलब है, पास में। तो आपके अंकल मेरे घर के बहुत पास में रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है एट अ स्टोन थ्रो का मतलब नियर पास में, ठीक है। तो सिंपल इसका भी हो गया एट अ स्टोन थ्रो नियर पास में, और ये सेंटेंस लिख लेना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। आप चलते 10वां जो लास्ट है, आप देखो अगला नंबर क्या है। अगला नंबर है आपका एट लार्ज।
एट लार्ज का मतलब होता है स्वतंत्र करना या फ्री, ठीक है। एट लार्ज का क्या मतलब होगा? फ्री मतलब कि स्वतंत्र करना। तो इसका सेंटेंस आप लिख सकते हो, द प्रिजनर इज एट लार्ज आफ्टर टिपिंग द जेलर। मतलब कि प्रिजनर का मतलब होता है कैदी, तो कैदी जो होता है वो स्वतंत्र होता है टिपिंग द जेलर अर्थात जेलर के छोड़ देने पर। तो जब जेलर छोड़ देता है कैदी को तो वो क्या हो जाता है? आपका क्या हो जाता है? वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो यहाँ पे एट लार्ज का क्या मतलब है? स्वतंत्र करना, ठीक है। तो जेलर के छोड़ देने पर जो कैदी होता है वो स्वतंत्र हो जाता है। तो एट लार्ज का मतलब क्या हुआ? स्वतंत्र होना। तो इस टाइप से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट होते हैं। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 था जिसपे हमने 10 देखे। जो अगला पार्ट आएगा उस पर और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार पूछे जाते हैं उनको भी देखेंगे। तो एक बार यार आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक कर लेना, उस पर इंग्लिश की मिल जाएगी, हिंदी की, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।